Good morning, everybody. This is Clippers of Solomon. Dear guys, today I am going to discuss and give you analysis from Mission IAS 50. Okay, master stroke which has been prepared by Mission IAS and the team of Delhi. और ये दिल्ली टीम की तरफ से जो ये आपकी इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं इसकी मैं एनालिसिस दूंगा। इस क्वेश्चंस में क्वेश्चन 1 से लेकर के मैं 30 क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस दूंगा। अब इस प्रश्नों को सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय जो होती है यानी नेशनल जो इनकम होता है उसकी जो मेजरमेंट होती है वो कौन करता है। तो सबसे पहले याद रखें, इससे पहले यदि देखें तो भारत में CSO था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उससे और एक हमारा था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में इनकम की यदि हम बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, तो नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट होती है उसको जो डेटा एनालिसिस होती है वो हमारा मुख्य रूप से CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशंस की बात करें, एजुकेशन सर्वे की बात करें, हेल्थ सर्वे की बात करें, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सर्वेज होती है हमारे देश में, तो सारे जो सर्वेज होता है, सर्वे का जो एनालिसिस होता है या डेटा का एक्यूमुलेशंस होता है वह मुख्य रूप से हमारा NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता है। आपको ये पता होनी चाहिए कि NSSO और CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो ये दोनों को 2019 में मर्ज कर दी गई है। और मर्ज करने के बाद अब एक से हमारे यहाँ बन गई NSO CSO दोनों को मिला करके हो गया हमारा NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल और ऑफिस। ठीक है, पहले ऑर्गेनाइजेशन था, अब ऑफिस हो गई। तो आप ये चीज़ों को भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में जो अल्प विकसित, भारत की कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है, कैरेक्टराइजेशन है कि भारत को एक अल्प विकसित राष्ट्र के रूप में कहा जाता है। कंसिडरेशन क्या है, तो इसके पहले सबसे पहला यदि हम बात करें तो इसकी सबसे यहाँ पर नियोजन की आवश्यकता के कारण कहा, तो हम तो देख रहे हैं कि नियोजन की प्रक्रिया देखें तो 1917 ईस्वी में अमेरिका ऐसे राष्ट्रों ने शुरू कर दिया। उसके बाद हम देखिए कि भारत में आज़ादी के बाद से ही हमने देखा कि भारत में प्लानिंग कमीशन की बात हुई। तो प्लानिंग तो ऐसे हम हर क्षेत्रों में करते हैं, तो ये तो खैर अलग बात है। हम हर चीज़ों को एक सही वे में लाने के लिए, सस्टेन बनाने के लिए हम एक प्लानिंग की बात करते हैं। लेकिन बात हो रही है कि मुख्य रूप से जब अल्प विकसित कहते हैं यानी कहीं ना कहीं वो जो त्रुटियां हैं, जो कहीं ना कहीं कारण से कॉजेज हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे यहाँ फैक्टर्स है भारत का, वह है कि जिस तरह से हमारे यहाँ जनसंख्या का वृद्धि हो रही है, अचानक जो वृद्धि तेजी से हो रही है, वृद्धि होना, जनसंख्या का अत्यधिक वृद्धि होना, ये सबसे बड़ा रीजन्स है जिसके कारण हम अल्प विकसित भी अपने आप को आते हैं। उसके बाद दूसरी बात है कि जो हमारे यहाँ ज़्यादातर अभी भी हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर पॉपुलेशन अभी भी हमारा प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, यानी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर पर डिपेंडेंट है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री की जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए वो बहुत अभी स्लो चल रहा है, तो ये भी एक फैक्टर्स है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो सेकंड का जो आंसर होगा हमारा 2, 3 एंड 4 हो जाएगा, जिसमें पॉपुलेशंस की बात होगी, जिसमें हमारा आत्मनिर्भरता यानी हम कह सकते हैं कृषि जो है, कृषि हमारा सबसे ज़्यादा अभी भी हमारे लिए एक कंट्रीब्यूशन बनी हुई है। और इंडस्ट्री की बात करें तो जिस तरह से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होनी चाहिए नहीं हुआ है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है MSP जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है भारत का, वह मुख्य रूप से करता है। कृषि लागत यानी पहला इसकी आंसर होगी। उसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन को देखिए तो भारत में अर्धशोधन निवारण, अर्धशोधन, ठीक है, इसका हिंदी थोड़ा आप समझ सकते हैं, अर्धशोधन निवारण का मतलब क्या हुआ। तो इसको मुख्य रूप से देखा जाए तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो अर्धशोधन जो हमारा निवारण है, यह सबसे पहले भारत में एक्ट 2002 के तहत भारत में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। और 2002 में संसद के द्वारा इसको पारित कर दिया गया, और पारित करने के बाद इसको एक्ट का एक रूप दे दिया गया 2002 में। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये जो हमारा भारत में जो अर्धशोधन निवारण अधिनियम जो लाया, इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव थी, जो मुख्य उद्देश्य था, वह था कि जो काले धन को, जो हम सफ़ेद धन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको मुख्य रूप से रोकना। और इस आधार पर देखिएगा तो यह 1 जुलाई 2005 से यह मुख्य रूप से प्रभावित भारत में हो जाता है। इससे पहले देख सकते हैं कि जैसे भारत में आपका फेरा था, फेमा था, उसके बाद सेबी आई, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की जो प्रोसेस चल रही थी, पूरे के पूरे जो साइकिलिंग चल रही थी, जिसको आप कह सकते हैं राउंड ट्रिपलिंग की जो मामला चल रहा था, ये सारे चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए मुख्य रूप से भारत सरकार और भारत में इस तरह की चीज़ों को लाया गया, जिसकी उद्देश्य था ही कि हम काला धन को सफ़ेद बनने में रोकेंगे। और यह मुख्य रूप से 1 जुलाई 2005 से प्रभावित हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन है TRIMS का मतलब क्या होता है। TRIMS, इसका केवल हमें फुल फॉर्म मांग रहा है, ठीक है। तो इसका TR क्या है, TRIMS। TRIMS का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड
इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो हमारे भारत में यानी जो डोमेस्टिक या हमारा जो इंडिजिनस जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर मुख्य रूप से अपने नियम और कानून को इसको लागू करता है, जो कि आप कह सकते हैं देश विदेशी जो हमारा इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उन पर भी लागू हो जाता है। और इस आधार पर कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जिस तरह से भारत में औद्योगिक नीति आई, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी आया, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आधार पर जिस तरह से हम अपने इकोनॉमी को एक बूस्टअप करने की कोशिश की, उसमें जो एक पार्टनरशिप की जो कॉन्सेप्ट चल रही थी, ये सारे चीज़ों ये सारे गतिविधि में मुख्य रूप से हम कह सकते हैं TRIMS जो था इसका हम इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका आंसर मुख्य रूप से चल जाएगा, हमने बताया रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी इसका आंसर सी चला जाएगा। 6th क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने ऑल इंडिया होलसेल कीमत प्राइस सूचकांक के लिए आधार 2004 से 2004 जो 5 जो थी उसको बदलकर कब कर दिया, तो ये अभी हमारे यहाँ बेस ईयर जो है इसको बदलकर 2011-12 कर दिया, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर आपका 7वां क्वेश्चन में है कि 7वें दशक के अंतिम दौर से हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन क्या है। तो इसमें सारे चीज़ें, यदि हम हरित क्रांति की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, तो जिस तरह से हमने भारत में देखा 66 में 1966 के बाद हमने देखा जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, भारत के पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसे गंगानगर का नाम सुने हैं, तो ये सारे क्षेत्रों को जिस तरह से बहुत बड़ा उपलब्धि मिली और जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि भारत के हर राज्यों की इसे उपलब्धि होगी, वो पूरा का पूरा नहीं हुआ। लेकिन यदि हम अभी 20वीं शताब्दी की बात करें, 7वें दशक की बात करें, तो इसमें जो है तो सबसे पहले इसका जो मेन फैक्टर्स थे वह फैक्टर्स था कि हरी सब्जी भी होती है, तो हरी सब्जी के लिए अत्यधिक खेती या उसके लिए बहुत अच्छा जो कह उर्वरा शक्ति या एग्रीकल्चरल जो हमारे फील्ड होता है उसका एक सही कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन को उसको बहुत अच्छा बनाए रखना, तथा गहन कृषि जीरा कार्यक्रम सरकार ने इसमें लॉन्च की। उसके बाद हम देख सकते हैं जो हाई यील्डिंग जो हमारे पास वेराइटीज़ के जो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स स्कीम्स होते हैं, सरकार उसको भी लॉन्च की। फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पास खासतौर पर सीड्स होते हैं या कह सकते हैं जो हमारे पास उर्वरक यानी जो फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, वाटर होते हैं, ये सारे तकनीक जो होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, सारे को सरकार ने उपयोग में लाया। इसके पीछे रीजन से कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हमें निरंतर क्या करें, इंक्रीज करें, जिससे कि एक जो हमारी बेसिक नीड्स है और उसके अलावा जो हमारे कर सकते हैं कि एक्सपोर्टिंग का जो हमारा मामला है उसमें भी हम अपने आप के एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएं। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो 7 क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा ओवरऑल हो जाएगा, यानी सब का सब इसमें आंसर हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हैं। आगे राजकोषीय घाटा है, यानी देखिए फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल जो हमारे पास एक्सपेंडिचर होती है, ठीक है, उसमें से यदि हम टोटल रिसिप्ट को घटा देते हैं, एक्सेप्ट याद रखिएगा कि बोरोइंग जो हम किसी से कर्ज लिए हैं उस कर्ज को छोड़ करके जितने भी हमने रिसिप्ट लिया यानी कितना हमारा इनकम हुआ और टोटल कितना एक्सपेंडिचर, यानी यदि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गई और इनकम हमारी कम हो गई और साथ ही साथ हम कर्ज लिए उसको भी हम साइड रखें, यदि उसको भी हम आगे जोड़ दें तो ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पर डेफिसिट होगा ये डेफिसिट हमारा राजकोषीय घाटा का हो जाएगा, यानी फिजिकल डेफिसिट का पार्ट हो जाएगा। यानी उस सेंस में हम देख सकते हैं। तो आप एक याद रखिएगा कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट ग्रेटर देन बजटरी डेफिसिट, यानी बजट डेफिसिट से ज़्यादा हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। और इसमें मुख्य रूप से आप ये भी कर सकते हैं कि बजटरी डेफिसिट को भी आप जोड़ के निकाल सकते हैं। तो इसका उस आधार पर आंसर की यदि हम बात करें तो आंसर इसका आपको डी चला जाएगा। बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, गवर्नमेंट की जो इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट का जो इसमें लाइबिलिटीज होती है, वो सारी चीज़ों को जोड़ लेते हैं। 9th क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत में बजट घाटे का पूरा करने की जो तदर्थ जो ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया, ये 56 to 59 जो हमारा बीपीएससी था उसमें आया हुआ है, 2017 वाला में आया। अब एक क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हम करें तो इसका 31 मार्च 1997 इसका आंसर हो जाए, डी आंसर होगा। अब ट्रेजरी जो बिल थी, सबसे पहले याद रखें ट्रेजरी बिल जो होती है, जो हमारे पास मनी मार्केट होता है ना, जिसको आप कह सकते हैं मुद्रा बाजार, तो मुद्रा बाजार के जो उपकरण होते हैं, जो टेक्निक्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि भारत सरकार इसमें जो होती है कि खास तो भारत सरकार को जो कह सकते हैं फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है या फाइनेंशियल जो ऐड होती है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए भारत सरकार को इसमें सहायता दी जाती है, जिससे कि वो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रख सकते हैं। तो ये जो था हमारा ट्रेजरी बिल का, ये मुख्य रूप से कंसेप्ट होती है। आप इसमें देखेंगे 10 क्वेश्चन, 10 नंबर है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ। तो छठी पंचवर्षीय योजना याद होगा आपको 1980 to 85 में हुआ था, ठीक है।
और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात हुई थी वो IRDP का कॉन्सेप्ट आता है। IRDP का मतलब होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें आई थी। ठीक है, तो IRDP जो होती है, सबसे पहले याद रखें, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होती है, यह भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली है सबसे प्रमुख कह सकते हैं एक रोजगार गारंटी योजना या रोजगार गारंटी परियोजना आप कह सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं। इसमें जैसे आपका स्वरोजगार होता है, जिसमें आप कह सकते हैं प्रोत्साहन योजना के तहत आप क्या करती है कि सरकार जो होती है ग्रामीण क्षेत्र के, चाहे वो महिला हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे आप कह सकते हैं दलित हों, ठीक है, पिछड़ा वर्ग हो, आप कह सकते हैं ज़रूरतमंद हों, ग्रामीण मजदूर हों या छोटे छोटे किसान हों, ठीक है, ये सारे को जो होती है, ये सारे योजनाओं के अंतर्गत सरकार उसे मदद करती है। उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए उससे सरकार इनकरेज करती है। ठीक है, और इसको मुख्य रूप से यदि देखा जाए IRDP की यदि हम कंसेप्ट बात करें, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, तो इसकी स्थापना भारत में हुई थी 1978 में, 1978 में इसको स्थापना किया गया। लेकिन क्या होता है कि 1999 में, 1999 में इसको मर्ज कर दी जाती है, और मर्ज कर दी जाती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना थी भारत का, उसमें इसको मुख्य रूप से 1999 में IRDP को इसमें मर्ज कर दी जाती है। तो इस आधार पर इसका आंसर जो होगा एकीकृत ग्रामीण विकास, यानी फर्स्ट आंसर हो जाए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। 11 क्वेश्चन है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि कब थी। तो यदि हम योजना आयोग यानी प्लान हॉलीडे की बात करें, तो यह मुख्य रूप से जैसे हम देख सकते हैं कि तृतीय जब हमारा 5 ईयर प्लान चल रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि 1962 में आप जैसा कि देख सकते हैं कि इंडो चाइना वार होती है, फिर 1965 में आप देख सकते हैं कि इंडो पाकिस्तान वार होती है, उसमें फिर हम देख सकते हैं ग्रेट फैलाइन होता है, यानी बहुत ज़्यादा सूखा हमारे यहाँ पड़ जाता है। ये पूरी की पूरी जो त्रुटियाँ थे, सारे समस्याओं को देखते हुए सरकार ने 1966 से 1969 तक अंततः हमारा 3 साल की जो प्लानिंग थी, इस प्लानिंग को रोक दी गई और इसमें एनुअल प्लान को शुरू किया गया था, जिसको हॉलीडे प्लान भी कहते हैं। और यहाँ पर अवकाश योजना अवकाश के नाम दे रहे थे, या 1966 से 69 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी 11 का बी आंसर होगा। 12 में देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो नगद कोष होती है उसके अनुपात में कमी कर दी जाएगी, तो क्या होता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा, यानी इसका आंसर पहला हो जाएगा। 13 कहता है इनमें से क्या कहता है गलत चुनना है, तो सबसे पहले बैंक रेट किसको कहते हैं, व्हाट डू मीन में बैंक रेट। तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पर आंसर जो है गलत है। बैंक रेट का मतलब होता है कि वैसी रेट जिसपे हमारा जो सेंट्रल बैंक होती है, वह खासतौर पे जो कॉमर्शियल बैंक होता है उनको फर्स्ट आप कह सकते हैं कैटेगरीज का एक लोन प्रोवाइड करती है, तो वो हमारा मुख्य रूप से बैंक रेट होता है। दूसरा रेपो रेट की बात करें तो जब बैंक या किसी पर आप अपने आप को ले लीजिए, आप किसी भी प्रकार के चीज़ों को स्थापित करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं तो आप किसी से लोन लेते हैं। तो उसी तरह जब बैंक अपनी ब्रांचेज को बढ़ाती है या बैंक जब अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड करना चाहती है, तो उस परिस्थिति में उसको पैसा की आवश्यकता है। जो पैसा की आवश्यकता होती है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांगता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको कुछ इंटरेस्ट पे देता है। साथ ही साथ सरकार जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं उस बैंक से कुछ सिक्योरिटी के रूप में भी रख लेती है। तो ये जो पूरा मामला होता है ना, जिस रेट पर RBI जो है सेंट्रल बैंकों को लोन देती है, यह हमारा होता है मुख्य रूप से रेपो रेट होता है। तो उस आधार पर यदि देखा जाए तो इसमें दोनों का दोनों ऑप्शन गलत है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन आपकी गलत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए 14 में कहता है कि रुपये की परिवर्तनता का तात्पर्य क्या है, यानी रुपये की परिवर्तनीयता, यानी उसकी जो चेंज होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसकी वैल्यू होती है उसमें क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ऑप्शन आप देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से जो हमारे मान लीजिए कि हमारे इंडिया के जो करेंसी है, ठीक है, और मान लेते हैं कि हम डॉलर से तुलना करते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में वैल्यू का जो हमारा इनइक्वालिटीज़ होती है। जैसे मान लिया जाए कि कल जो था 40 रुपया में हमारा $1 मिल रहा था, आज जो हुआ 60 रुपया में $1 मिला है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि डॉलर जो होते हैं बूस्ट हो गए, डॉलर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारी मनी जो है वो हमारा डिक्लाइन हो जाती है, उसकी वैल्यू जो डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो होती है इसी पार्ट को हम मुद्रा की परिवर्तनीयता कहते हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर उस आधार पर हमारा बी चल जाए। देखिए देखता है कि रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं एवं अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में मुख्य रूप से परिवर्तित करने की अनुमति देता है। राइट, तो इस आधार पर आंसर इसका सी चला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, यानी 15 क्वेश्चन को देखिए। तो पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग, यानी राष्ट्रीय मतलब नेशनल वाटरवेज 1 की बात करता है। तो हम सभी को पता है कि नेशनल वाटरवेज जिसको आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग जो फर्स्ट है, ये मुख्य रूप से प्रयागराज जो हमारा मुख्य रूप से इलाहाबाद का जो प्रयागराज है, ठीक है, तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच ये जो हमारा जलयान है या कह सकते हैं जो जल मार्ग है, इसको जोड़ा गया है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में आता है। इसकी टोटल डिस्टेंस है 1680 किलोमीटर, ये ध्यान दीजिएगा।
और इसको पहले से इसको बहुत पहले से इसको शुरू की गई थी। इसमें मुख्य रूप से होता है नागरिक कह सकते हैं सिविल जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग होता है, या कह सकते हैं भार वाहन के लिए इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया। इसको मुख्य रूप से देखिएगा तो इसकी जो ऑपरेशन हुई थी, यानी शुरुआत जो हुआ था वह 27 अक्टूबर 1986 में 1986 में इसको शुरुआत कर दी गई थी। और यह मुख्य रूप से देखिएगा तो कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे मुख्य रूप से शहर हैं जिससे हो करके गुजरती। जैसे आप देख सकते हैं कि यदि हम प्रमुख शहर की बात करें तो इसमें हमारा सबसे पहले तो प्रयागराज आएगा जो इलाहाबाद में है। उसके बाद वाराणसी आता है, बिहार का सारण आ जाता है, बिहार में बक्सर, आरा, पटना, बिहार का मोकामा, फिर बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, आपको वेस्ट बंगाल का फरक्का, कोलकाता और हल्दिया। और इसमें जो हमारा खास तौर पे पटना जो आया, पटना अपने लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कारण क्या है कि पटना ही एक ऐसा बीच में क्षेत्र है जहाँ पर मुख्य रूप से कह सकते हैं राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायन संस्थान पटना के आपको गाय घाट में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसमें जो इसको हम निन्नी भी बोलते हैं। ठीक है, तो निन्नी जो है मुख्य रूप से पटना में गाय घाट में उपलब्ध है। तो ओवरऑल इसका आंसर हल्दिया को इलाहाबाद से, यानी इलाहाबाद हमारा चला गया प्रयागराज, यानी हल्दिया से इलाहाबाद की बात हम करेंगे। इसमें आंसर सी होगा। अब इसमें 16 क्वेश्चन देखिएगा तो आगे कहता है IDF। IDF का मतलब इंडियन डेवलपमेंट फोरम। ठीक है, पहले जाना जाता था, तो पहले इसको बात करें तो इसको पहले कहा जाता था एड इंडिया कंसोर्टियम कहा जाता था, जिसको आप कह सकते हैं इंडिया असिस्टेंट क्लब भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी भारत क्या हिंदी हो जाएगा, भारत सहायता क्लब भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो हमारा खास तौर पे यदि हम IDF की बात करते हैं तो IDF जो था इंडियन डेवलपमेंट जो हमारा फोरम थी, ठीक है, ये इसका कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, खास तौर पर ग्रामीण परिवेशों को आगे बढ़ाना। तो जिस तरह से कह सकते जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, स्वावलंबन की बात कर सकते हैं, स्वच्छ संस्कार, सुरक्षा, ये सारे जो सारे हैं मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि IDF जो है इस संस्था का मेन फोकस पॉइंट आप कह सकते हैं, सारे फोकस पॉइंट हैं। तो इस आधार पर 16 का आंसर फर्स्ट चला जाएगा। 17 में कहता है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो हम सभी को पता है कि बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा 1106 किलोमीटर पर स्क्वायर है, यानी 1 किलोमीटर पर स्क्वायर पे लगभग 1106 इंसान यहाँ पर अपने आप को एकोमोडेट करने को कह सकते हैं कि परेशान है, ऐसे कहिए। ठीक है, यानी बिहार का सबसे ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 और केरला में है 860 है, ध्यान दीजिएगा, यानी इसका आंसर सी होगा। फिर जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है। तो हमें पता है कि भारत की यदि हम 2011 की जनगणना देखें तो भारत की जो हमारा लिटरेसी रेट है वह 73% है, जिसमें से महिला की पुरुष की यदि बात करें तो पुरुष का 80.9% है, और विमेन की महिला की बात करें फीमेल का तो 64.4% है, यानी महिला 64.4%। उसके अलावा यदि देखिएगा तो 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या का लिटरेसी रेट में जो निरंतर वृद्धि हुई है उसमें देख सकते हैं कि 8.16% हमारा एजुकेशन या लिटरेसी रेट में इसको वृद्धि की गई है। इसमें देख सकते हैं कि मेल की यदि बात करें तो मेल में 29.15% का इंक्रीमेंट देखा गया 2001 से 11 में, जबकि फीमेल में देखिएगा तो 46.67% लिटरेसी रेट इंक्रीज देखा गया या इंक्रीमेंट किया गया। ओवरऑल यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यदि 2001 से लेकर 2011 के बीच में बढ़ा तो महिला सेक्टर या विमेन के क्षेत्र में आप कह सकते हैं शिक्षा व्यवस्था में ज़्यादा उनकी जागरूकता देखने को मिला है, यानी इसका आंसर उस आधार पर आप देखिएगा तो आई थिंक यहाँ पर मांग रहा है महिला साक्षरता दर, महिला 64.4 कोई है ही नहीं, यानी इसका आंसर 18 का ई हो जाएगा। 19 में देखिएगा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुआ। तो ONGC का मतलब क्या हुआ, ONGC इंडियन या कह सकते ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसी है, कमीशन जो है। तो इसको सबसे पहले देखिएगा कि यह एक हमारा है इंडियन पब्लिक सेक्टर मल्टीनेशनल क्रूड ऑयल, ठीक है, एंड गैस कंपनी या कमीशन आपका इसके अंतर्गत कार्य करती है। और ये मुख्य रूप से कह सकते हैं यह एक रजिस्टर्ड है इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस भारत की, और इसकी जो रजिस्टर्ड जो ऑफिस भारत में है वह मुख्य रूप से आपको दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और ये मुख्य रूप से जो इसको ऑन की जाती है नीचे चलाई जाती है तो ये भारत सरकार चलाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चलाती है वो अंडर कर सकते हैं प्राकृतिक गैस एवं जो हमारा पेट्रोलियम जो मंत्रालय है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये संस्था जो है मुख्य रूप से कमीशन जो है उसके मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आ जाती है। अब 20 क्वेश्चंस को देखिएगा तो कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल यानी जो हमारा ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन होती है। क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है। तो मायने सी बात है, देखिएगा प्राइमरी क्षेत्र है तो प्राइमरी क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र जो है तो
प्राथमिक क्षेत्र मात्र 17.32% कंट्रीब्यूट करती है। तो 17.32% इक्वल टू आप कर सकते हैं 23.52 लाख करोड़, यानी 23.82 करोड़ ये करती है। उसके अलावा यदि हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र जो होता है सेकेंडरी सेक्टर, इसकी कंट्रीब्यूशन है 29.02%, जो लगभग 39.90 यानी 39.90 करोड़ लाख करोड़ का ये कंट्रीब्यूट करती है। तृतीय क्षेत्र जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र जो है अभी इसका जो कंट्रीब्यूशन भारत में वो 53.66% है, यानी 53.66%। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका अभी जो टोटल कह सकते हैं कैपिटल की बात करें तो इसमें हो जाता है 137.51 लाख करोड़, यानी 137.51 लाख करोड़। तो ओवरऑल हम बात करें तो इंडिया का जो हमारा ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा यदि कंट्रीब्यूशन भारत की तरफ से है, भारत में है, तो वह हमारा सर्विस सेक्टर का है, जिसको हम टर्टियरी क्षेत्र बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। 21 में देखिएगा सापेक्ष रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या होता है। सापेक्ष गरीबी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए, ऐसे आप समझ सकते हैं, इसमें क्या होती है कि जो हमारे पास इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ होती है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर। जैसे आप कह सकते हैं कि हम भारत के एक इंसान को ले लीजिए और एक अमेरिका के इंसान को ले लीजिए, ठीक है, और दोनों में जो परचेजिंग पावर पैरिटी होगा, या दोनों के पास जो मान लीजिए आप वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और यहाँ के इंसान कितना वो पैसा में गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करता है, वहाँ कितने कंज्यूम करते हैं, दोनों के बीच में जो हमारे इनइक्वालिटीज़ होगा, यही हमारा रिलेटिव पॉवर्टी बताता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसका आंसर यदि हम कहेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक जो हमारा इनइक्वालिटीज होती है उस पर हम रिलेटिव प्रोडक्टिविटी के पॉवर्टी में इसको हम स्टडी करते हैं, यानी आंसर इसका डी चला जाएगा। 22 में देखिएगा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। अब देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज, ठीक है, नॉन ऑर्गेनाइज कह सकते हैं। तो नॉन ऑर्गेनाइज में बहुत सारे सरकार के द्वारा योजना परियोजना लाए गए, जैसे आप वृद्धावस्था पेंशन योजना कर सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा कर सकते हैं, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कर सकते हैं। तो इस आधार पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 22 का इसका आंसर सभी हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन चल जाएंगे। 23 में कहता है कोर उद्योग, यानी कोर जो हमारा इंडस्ट्री होता है उसके बारे में चर्चा करता है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि कोर इंडस्ट्री जो है इसमें मुख्य रूप से 8 हमारे इंडस्ट्री आते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कोल होता है, क्रूड ऑयल होता है, नेचुरल गैस होते हैं, रिफाइनरी होते हैं, रिफाइनरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। फिर आपका सर जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, स्टील कंपनी हो जाते हैं, सीमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये ओवरऑल जो 8 हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, सारे इंडस्ट्री को कोर सेक्टर के अंदर कंसीडर की जाती है। तो इस आधार पर 22 का यदि हम आंसर की बात करें तो इसका भी आंसर हमारा सबका सब हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं 24 में कहता है क्वेश्चन कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सबसे बड़ी रेवेन्यू का जो आप कह सकते हैं सोर्स है वो हमारा इनकम टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स का मतलब हम देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अब तो पहले हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होती थी, ठीक है, अब हमारा इनकम टैक्स हमारा जीएसटी का रूप ले लिया। तो अभी सोचिए कि जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होती है वह 33% हमारे टोटल जो हम गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू में 33% का इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। यदि उसके बाद हम कॉर्पोरेशन को देखते हैं तो कॉर्पोरेट जो टैक्स सरकार को मिलती है वो 27% मिलता है, और इनकम टैक्स जो है सरकार को 23% ओवरऑल मिल रही है। यानी ओवरऑल हम बात करें तो इसमें सरकार की जो इनडायरेक्टली जो सरकार के पास रिसोर्सेज, इनडायरेक्टली जो सरकार के पास गेन हो रहा है, ये मुख्य रूप से जो है आप कह सकते हैं मुख्य जो होता है या कह सकते हैं चीफ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी इसका आंसर बी मार लीजिएगा। 25 में देखिए कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो इसमें हमारा इनकम टैक्स हो जाएगा। इनकम टैक्स में आप देखिएगा तो इनकम टैक्स जो होती है इसका जो वसूली होता है वो अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत होती है। तो इसमें जो हमारा खास तौर पर जो सेंट्रल एक्साइज होता है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाई जाती है, ठीक है, उसको राज्य सरकार मतलब करती है, और लास्ट में उसको जो होती है आप कह सकते हैं जो हमारे यहाँ फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन आती है उस रिकमेंडेशन के आधार पर अंततः उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है केंद्र और राज्य में, यानी स्टेट और उसमें। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। 26 में देखिएगा कहता है कि निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष वित्त, ठीक है, प्रत्यक्ष वित्त की बात कर रही है। तो इसमें वो क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यक्ष वित्त की कौन कौन सी इसमें इसको थोड़ा मैं हिंदी से इंग्लिश देख लेता हूँ, इसमें थोड़ा। तो देखिएगा अब हमारा 23 में है, तो 23 में कहता है, सॉरी 23 नहीं, कहाँ थे 27 नो सॉरी हाँ 26 में है। तो 26 में कहता है कि प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, ठीक है, सोर्सेज इसमें नहीं है। तो
तो इसमें देखिएगा कि मुख्य रूप से जितने भी हमारे पास लैंड डेवलपमेंट बैंक हो जाते हैं, आरआरबीज हो जाते हैं, ठीक है, नाबार्ड हो जाते हैं, तो इस आधार पर इसमें आंसर आप जो है आंसर ई को ले लीजिएगा। 27 में देखिए ईपीसीजी का मांग रहा है। ईपीसीजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ईपीसीजी का पहले हम इसको ऑप्शन बता दूं तो ईपीसीजी का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होता है। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा जानिएगा। यदि हम ईपीसीजी आपको वर्ड है, ईपीसीजी सबसे पहले क्या होती है कि जो हमारे पास जो कैपिटल, जो गुड्स कैपिटल होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी होती है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है, तो उस पर जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए हमारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो होती है कि जो हमारे पास टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे ऑगमेंट कर सकते हैं। ऑगमेंट का मतलब उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वृद्धि कर सकते हैं और कैसे कैसे आप कह सकते हैं कि उसमें हम कैसे कैसे कंपटीशन ला सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो हमारा एक्सपोर्टिंग का पूरा जो मामला है, वो टोटल एक्सपोर्टिंग के मामला में हम कह सकते हैं कि उसको कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारे चीज़ों को इसमें आप जोड़ करके ला सकते हैं। 28 में देखिएगा तो राष्ट्रीय आपको नाबार्ड की चर्चा करें, तो नाबार्ड के बारे में आपको सभी को पता है कि नाबार्ड का काम क्या है, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने के लिए किसानों को मुख्य रूप से आप कह सकते हैं फाइनेंस सपोर्ट करना, ठीक है। तो इस आधार पर कहता है कि इसकी जो पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई, तो आप सबसे पहले याद रखें कि इसकी जो शुरुआत हुई थी खास तौर पे, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1980 से 1985 में, यानी 1980 से लेकर के 1985 में हमारा छठी पंचवर्षीय योजना जो था इसको लॉन्च किया गया था। एक चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, तो 1980 से 85 की यदि हम चर्चा करें तो 1980 से 85 में हमने क्या देखा था कि इसी समय मुख्य रूप से आप देखिएगा तो गरीबी हटाओ के नारा भी दिया गया था, ठीक है। तो गरीबी हटाओ के नारा जो था, या कह सकते हैं गरीब पॉवर्टी इरेडिकेशन की जो मामला था, इसी टाइम में आया था। और सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो ये हमारा छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ आए थे, जैसे आप IRDP की बात कर लेते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर लीजिए, चाहे आप NREP की बात कर लीजिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो हमारा प्रोग्राम सरकार ने लाई थी, ठीक है। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं RLEGP की बात कर सकते हैं। RLEGP का मतलब होता है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम सरकार ने लाई थी। उसके अलावा महिलाओं के लिए एक लाई थी सरकार DWCRA, आई थिंक सो, ठीक है, DWCRA, यस, ओके, जिसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो छठी जो पंचवर्षीय योजना थी, छठी पंचवर्षीय योजना सरकार एक सस्टेनेबिलिटी के साथ लाई थी, यानी कह सकते हैं वो भी एक आत्मनिर्भर का ही चर्चा का एक स्रोत कर सकते हैं, चर्चा का एक रूप रहा होगा। तो इस चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर आप यदि देखिएगा तो 28 का आंसर जो हो जाएगा आपका C हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। फिर आपका है 29 है आर्थिक नियोजन विषय। तो आर्थिक जो होते हैं हमारा कंकरेंट लिस्ट में आती है, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य रूप से देखिएगा तो हमारे पास 3 हमारे पास लिस्ट हैं। एक सबसे पहला जो होता है संघ सूची होता है, फिर राज्य सूची होता है और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 97 वो सारे के सारे केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, उस पर केंद्र सरकार नियम बनाती है, ठीक है, कंट्रोलिंग नियम सरकार करती है। राज्य में जो होता है तो राज्य में राज्य सरकार के अधीन होता है। यदि लेकिन जब समवर्ती सूची की बात करते हैं, कंकरेंट की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के शेड्यूल 7 में यानी अनुसूची आप बात करते हैं, तो भारत के संविधान की अनुसूची 7 में मुख्य रूप से देखिएगा तो समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट की चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से 52 यानी 52 ऐसे विषय वस्तु हैं, 52 ऐसे आइटम्स हैं जिसको इसमें कंसिडर की गई है। और मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक जो हमारे यहाँ प्लानिंग आई थी, आर्थिक नियोजन की यदि हम बात करें तो यह मुख्य रूप से हमारा कंकरेंट में होता है। इसमें जो होती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके कानून बनाते हैं, लेकिन यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो केंद्र के द्वारा बनाया हुआ कानून को वहाँ पर वैलिड माना जाता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा 29 का आपका आंसर C हो जाएगा। अब 29 होगी, 30 को आप देखिएगा, 29 तक क्लियर हो गया ना। हाँ, 30 को देखिएगा। 30 में कहता 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो सबसे ज़्यादा हमें पता है 11 की यदि हम जनगणना देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन या लिटरेसी रेट जो थी वो जैन में था, ठीक है। जैन में लगभग 86.73%, लगभग 87%, 86.73% जैन में था। उसके बाद यदि हम बात करें तो उसके बाद हमारा एक सिख है, तो सिख का आपको हुआ था 32.49% यानी 32.49%। फिर हमारा हिंदू है तो हिंदू में हुआ 36.40%, 36.40%। फिर आपको ईसाई है यानी क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन में 29.61% थी, ठीक है। ईसाई में क्रिश्चियन में 25.61%।
तो ओवरऑल यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा यदि हम कम्युनिटी बेस की बात करें तो कम्युनिटी बेस में सबसे ज़्यादा जो हमारा लिटरेसी रेट था वो हमारा जैनिज्म में था, जैन में था। ठीक है, उसके अलावा फिर हम 3131 को देखिएगा तो शुद्ध पेयजल की प्राप्ति के लिए विश्व 2022 तक लक्ष्य प्राप्ति की योजना 2013-14 में इसमें कितना तो इसमें 47% की चर्चा सरकार ने की थी। इसको आप बिहार स्पेशल भी देखिएगा तो इसमें मिल जाएगा, तो इसमें 47% सी आंसर हो जाएगा। लास्ट हम 32 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे इसमें। तो बरौनी तेल शोधक जो कारखाना है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो हम सभी को पता है कि इसकी जो स्थापना हुई थी, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा बरौनी तेल शोधक जो कारखाना है यह IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है उसके द्वारा इसको कंडक्ट की जाती है, चलाई जाती है, देखरेख की जाती है। इसकी स्थापना जो थी 1964 में, खासतौर पे देखिएगा तो रसिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। बेगूसराय के मधुबनी में इसको स्थापित की गई थी। ठीक है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्थापना की गई थी तो उस समय रसिया के जो सपोर्ट मिला था वो 49.4 करोड़ मिला था, यानी 49.4 करोड़ जो थी इसमें लाइबिलिटी जो था कह सकते हैं वो रसिया के द्वारा दी गई थी। और उस समय आप कह सकते हैं कि ये इसकी जो कैपेसिटी थी, ठीक है, तो इसकी मुख्य रूप से कैपेसिटी थी कि 1 मिलियन टन जो था ये पर ईयर मुख्य रूप से करती थी, लेकिन इसको अंततः एक्सपेंड किया गया। इसकी जो कैपेसिटी थी इस कैपेसिटी को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, और बढ़ा करके 1969 में इसको 3 मिलियन टन पर ईयर कर दिया गया। तो ओवरऑल देखिएगा तो बरौनी वाला जो हमारा है बरौनी तेल शोध कारखाना 32 तक हमने इसमें क्लियर कर लिया। अगले क्वेश्चंस अगले एपिसोड में हम 33 से चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।